नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार। तो आइए सबसे पहले खबरों को हम खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। ऑक्सीजन के लिए आज भी हमारा पूरा देश गिड़गिड़ा रहा है। दिल्ली के अस्पतालों में स्थिति फिर से बिगड़ गई है। बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 12 मरीजों की जान चली गई है। बाकी के अस्पतालों में मरीजों की जान खतरे में है। रात करीब 8 बजे गंगाराम अस्पताल में सिर्फ 5 घंटे की ऑक्सीजन बची थी। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर्फ कुछ घंटे की ऑक्सीजन बची है। इससे पहले परमानंद हॉस्पिटल ने कहा था कि 2 घंटे की ऑक्सीजन हमारे पास बची है। वहां पर अस्पताल ने खुद से कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतजाम किया है। इस भयानक संकट के बीच हमारे देश में कोरोना के केस पिछले 24 घंटों में 4 लाख को पार कर चुके हैं। अप्रैल का महीना देश में प्रलय लेकर आया है। 50,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और उतने केस आ गए जितने इससे पहले 6 महीने में नहीं आए। देश पर आई इस प्रलय में आगे क्या किया जा सकता है? अमेरिका के कोरोना महामारी एक्सपर्ट्स ने भारत को कई सारी सलाह दी हैं। वो सलाह के बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे और जानकारी देंगे कि क्या हमें करना चाहिए। इसके बाद हम आज 18+ वैक्सीनेशन के पहले दिन की बात भी करेंगे। पहला दिन कैसा रहा, कैसे कुछ लोगों को डोज मिल पाई और कैसे कुछ लोग अब भी इंतजार कर रहे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे, कई राज्यों ने पहले यह कहा था कि 1 मई से सबको वैक्सीन लगाने का अभियान हम नहीं चला सकते क्योंकि वैक्सीन ही हमारे पास पूरी नहीं है। इसी बीच स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है रूस से। इससे 18+ वैक्सीनेशन में जबरदस्त मदद अवश्य मिलेगी। तो कोरोना के संकट के बीच रविवार को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम भी आएंगे। चुनाव आयोग का दावा है कि पूरे कोरोना प्रोटोकॉल के तहत काउंटिंग की हमने तैयारी की है। काउंटिंग हॉल में कोई भी कैंडिडेट या एजेंट कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट के बिना नहीं जा पाएगा। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की काउंटिंग को भी शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। काउंटिंग रोकने के लिए अदालत में अर्जी लगाई गई थी, लेकिन अदालत ने रोक लगाने से या काउंटिंग आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि काउंटिंग में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, बाहर सख्त कर्फ्यू हो, कोई विजय रैली जुलूस किसी भी सूरत में न निकाला जाए, लोगों को कोई खतरे में न डाला जाए। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के ऑक्सीजन संकट की। सवाल यह है कि इतने दिन बाद भी दिल्ली में इस तरह की स्थिति क्यों है कि ऑक्सीजन की कमी से अस्पताल के अंदर मौतें हो रही हैं, बाहर भी ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जानें जा रही हैं। जब ऐसी स्थिति है तो क्या फायदा उन वादों का, उन मीटिंग्स का, उन कोशिशों का, उन सुनवाइयों का जो ऑक्सीजन का संकट दूर करने के लिए पिछले कई दिनों से की जा रही हैं और आप और हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। जब हमारी देश की राजधानी दिल्ली का यह हाल है कि बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा अस्पताल आज ऑक्सीजन के लिए गिड़गिड़ा रहा है, तो आप सोचिए हमारे पूरे देश में छोटे छोटे हॉस्पिटल्स का, अस्पतालों का क्या हाल होगा। ये तीसरा हफ्ता है, लेकिन आज भी जिधर देखो उधर सांसें उखड़ रही हैं। जिधर देखो उधर ऑक्सीजन के लिए हाहाकार है। आज भी अस्पताल गिड़गिड़ा रहे हैं। आज भी ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो रही हैं। ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से राजधानी दिल्ली के बत्रा अस्पताल में 8 लोगों की जान चली गई है। दिल्ली में ये दूसरा वाकया है जब ऑक्सीजन की किल्लत से लोगों की जान जा रही है। लगातार सरकार की तरफ से ये तमाम दावे किए जा रहे हो कि ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है, लेकिन बावजूद इसके आज दिल्ली के बत्रा अस्पताल में एक डॉक्टर समेत लोगों की मौत हो गई, जिनमें से अगर बात की जाए तो जो हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं HCL गुप्ता के मुताबिक उनके साफ तौर पे कहना है कि ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर के लगातार सरकार की तरफ से और तमाम प्रशासन को जो है वो लिखित में बता चुके थे कि उनके पास ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। सिर्फ आधे घंटे का ऑक्सीजन जो है वो बचा हुआ है। ऐसे में अंदर अस्पताल के अंदर 6 जो मरीज ICU में एडमिट थे और बाकी 2 जो अन्य वार्ड में एडमिट थे उनकी जान चली गई। अस्पताल की तरफ से तमाम जो यहाँ पर मरीज यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको भी एडमिशन जो है वो नहीं मिल पा रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि अस्पताल के बाहर मरीज जो है वो सांसों के लिए यहाँ पर तड़प रहे हैं। अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार उनकी तरफ से, अस्पताल की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके पास ऑक्सीजन जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से वो एडमिशन जो है वो नहीं ले सकते। अगर आज भी एक एक सांस की लड़ाई चल रही है, अगर आज भी अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो नेताओं ने 15 दिन में क्या बड़ी बड़ी बातें की थी वो फिर याद कीजिए और इन डॉक्टर से आज की सच्चाई सुन लीजिए। हमने जब बताया कि हमारे पास अब मात्र आधा घंटे की ऑक्सीजन बची, उसके बावजूद भी कोई टैंकर मुंडका में था, कोई टैंकर बुरारी में था। हमारे तो हाथ पैर फूल गए।
लेकिन जब तक ऑक्सीजन आई यहाँ पर तब तक हमारे 8 पेशेंट नहीं रहे। सही मैं बता रहा हूं कि इतना दुखी वो नहीं है। कोई पेशेंट अच्छा हो सकता हो, हमारे खुद के डॉक्टर, कोई पेशेंट अच्छा हो सकता है और पेशेंट इसलिए ठीक नहीं हो रहा है कि उसके पास ऑक्सीजन नहीं। शर्म की बात है भाई, ये राजधानी है दिल्ली की, हमारे यहाँ ये हालत है तो आप पूरे देश का इमेजिन कर सकते हैं वहां क्या होगा। जितना हमारी जरूरत है आप हमको उतनी दे नहीं रहे, जो दे रहे हैं वो इरेगुलर दे रहे हैं। हमारी तरफ से जब हम उनसे बात करते हो कहते हैं हमारे पास ही नहीं है। तो भाई देखो, कहीं ना कहीं सरकार को भी निर्णय लेना चाहिए ना कि अब या तो अस्पताल बंद करें, एडमिशन बंद करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अस्पताल तो यही कह रहे हैं कि ऑक्सीजन दो, नहीं तो अस्पताल बंद करवा दो। इस तरह से कब तक घुट-घुट कर मरीजों की जान जाएगी? ना घरों के मरीजों के लिए ऑक्सीजन है, ना अस्पताल के मरीजों के लिए ऑक्सीजन है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा है कि बस बहुत हो चुका है, अब पानी सिर से ऊपर चला गया है। दिल्ली को उसके कोटे की ऑक्सीजन हर हाल में देने की व्यवस्था करनी होगी। दिल्ली के पास ना प्लांट है, ना टैंकर है, इसलिए जिम्मेदारी केंद्र की ही है, वो हर हाल में ऑक्सीजन मुहैया करवाए। केंद्र ने कोर्ट को आदेश दिया है कि जैसे भी हो आज दिल्ली को उसके हिस्से की 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हर हाल में होनी चाहिए। अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो अगली सुनवाई पर संबंधित सचिव को पेश होना पड़ेगा और अवमानना की कार्रवाई भी हो सकती है। ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आज भी मतलब चारों तरफ अस्पतालों से SOS आ रहे हैं, इस अस्पताल की ख़त्म हो गई, इसकी 1 घंटे की बच गई, उसके आधे घंटे की बच गई। बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात पैदा होते जा रहे हैं। तो अब दिल्ली, हमने कोर्ट्स में भी बोला है, हमने केंद्र सरकार को भी लिखा है कि दिल्ली की 976 टन पर डे की रिक्वायरमेंट है। उस 976 के अगेंस्ट में हमें 490 टन ऑक्सीजन अलॉट की गई है दिल्ली को, वो 490 भी नहीं मिल रही है। कल केवल 312 टन आई है, तो अब 976 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उसके अगेंस्ट में अगर 312 टन ऑक्सीजन हमें दिल्ली को दी जाएगी तो कैसे काम चलेगा? देखिए, ये तो पिछले 6 साल से ब्लेम गेम चलती जा रही है। मुख्यमंत्री जी के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ सेंटर को हर तरीके से ब्लेम करने के लिए, हर चीज़ में ब्लेम करने के लिए। और ये आज की बात नहीं है, इस महामारी की बात नहीं है, ये 6 साल का उनका काम ही है। और वैसे भी मुख्यमंत्री वो हैं कहाँ, वो तो विज्ञापन मंत्री हैं इस देश के। दिल्ली के मुख्यमंत्री होते तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ी अगर उनमें इंसानियत होती, थोड़े अगर उनको दिल्ली की जनता के लिए जज्बात होते, तो कम से कम अपनी ये जो विज्ञापन है वो तो बंद करते। 8 जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने थे, 1 नहीं लगाया गया। आपके पास ऑक्सीजन टैंकर तक नहीं है, तो आप उनकी क्या मुख्यमंत्री वाली उन्होंने एक बात करी है। बहुत अजीब हाल है, जैसे कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला ही नहीं है। नेता दिलासे दे रहे हैं, सरकारें भरोसा दे रही हैं, कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन का संकट जस का तस है, हालात बदल नहीं रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली के बत्रा अस्पताल में 12 मरीजों की जान चली गई। 1 हफ्ते पहले दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में 25 मरीजों की जान गई थी। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में 25 मरीजों की मौत हुई थी। ऑक्सीजन के लिए अस्पताल लगातार गिड़गिड़ा रहे हैं। दोपहर को सिविल लाइंस के संत परमानंद अस्पताल ने बताया कि उनके पास सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। 78 मरीजों की जान खतरे में है। तो हम रोज सारी रात हमारी इसी में निकलती है, जब मरीज हमारे कॉल करके बोलते हैं 1 सिलेंडर दिला दीजिए, 1 ऑक्सीजन दिला दीजिए, हमारे मरीज को बचा दीजिए। हमारे मरीज की 50 हो गई है, 60 हो गई है। आप बताइए कि डॉक्टर्स भी इतना ज्यादा बेबस फील कर रहे हैं इस वक्त। समझ नहीं आता है कि कैसे हम अपने मरीज को बचाएं, कैसे हम उनकी रक्षा करें, जानते हुए, सारी नॉलेज हमारे पास होते हुए, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी आज हम लोग बेबस फील कर रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर परवीन भाटिया भी मेरे साथ में लाइन पर है, इमरजेंसी उनका फोन आया। डॉक्टर परवीन भाटिया, आपके हॉस्पिटल में कितनी देर के लिए ऑक्सीजन रह गई है? मेरे पास सिर्फ 3 सिलेंडर अभी बाकी है। डॉक्टर परवीन भाटिया मैं बोलता हूँ, और इस समय ऑक्सीजन के लिए मैंने सबको, SDM को, DM को, हेल्थ सेक्रेटरी को, हेल्थ मिनिस्टर को। आपके यहाँ कितने पेशेंट्स हैं? आपके यहाँ कितने पेशेंट्स हैं? 43 पेशेंट्स ऑक्सीजन पे। और 3 सिलेंडर कब तक चलेंगे? 1 घंटे में खत्म हो रहे हैं। ये देखिए, ये हाल है। ये मौत नहीं होनी चाहिए। ये चिंताजनक, भयानक ही नहीं है, ये आपराधिक भी है। आप ऑक्सीजन प्रोवाइड कीजिए, या हमें बताइए कि ऑक्सीजन इस देश के किस कोने में मिलती है। हम अपने लोगों को भेजेंगे, हम अपने गाड़ियों को भेजेंगे और उसमें ऑक्सीजन भर के लाएंगे।
ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी भी अस्पताल में मृत्यु नहीं होनी चाहिए। अस्पताल मिनट मिनट घंटे घंटे के हिसाब से ऑक्सीजन पर चल रहे हैं। कब कहां ऑक्सीजन खत्म हो जाए और कहां कब ऑक्सीजन पहुंचे, कोई गारंटी नहीं है। पूरी दिल्ली में अस्पतालों की सांस अटकी है, अंदर मरीजों की जान खतरे में है और जिन्हें अस्पताल नहीं मिला वो लोग ऑक्सीजन के लिए लाइनें लगाए हैं। ये सब 1-2 दिन की बात होती तो समझ में भी आता है, लेकिन इस तरह से दिन के दिन निकलते जा रहे हैं। इस संकट पर कोई काबू ही नहीं है। यह गुस्सा दिलाने वाला है। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ संजय शर्मा, आज तक। कोरोना से हमारे देश में हाहाकार मचा हुआ है और जब आज की कोरोना की स्थिति हमसे संभाली नहीं जा रही है तो आगे क्या होगा सोचिए। जब एक ही दिन के केस 4 लाख को हमारे देश में पार कर चुके हैं, एक महीने के अंदर किस तरह से कोरोना हमारे देश पर प्रलय बनकर टूटा है, किस तरह से पिछले 2 हफ्ते हमारे देश पर, आप पर, हम पर बहुत भारी, बहुत भयानक रहे हैं, तो आगे क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं यह हम आपको बताएंगे। आगे और मुश्किल होने वाली है। भारत को अमेरिका के महामारी विशेषज्ञ एंथनी फाउची ने भी एक बहुत जरूरी सलाह दी है। जो इस समय हमारी स्थिति है, उस स्थिति को संभालने के लिए हम क्या करें, क्या किया जा सकता है, यह सलाह अमेरिका के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक की तरफ से आई है, तो हमें यह जानना भी जरूरी है। ये लहर नहीं, तूफान नहीं, सुनामी नहीं, ये प्रलय है। 24 घंटे में 4 लाख केस, ना कभी कहीं सुने, ना कभी कहीं आए। पूरे प्रलय में परिवार के परिवार तबाह हो गए। 1 से 30 अप्रैल के बीच कोरोना से पूरे देश में 48,768 मौतें हुई। इसमें भी 36,000 लोगों की मौत तो पिछले 2 हफ्ते के अंदर हुई है। और इस पर भी सोचिए कि यह सिर्फ सरकारी आंकड़ा है। यह भयानक हाल हमें कहां लेकर जाएगा, कितने परिवार और तबाह होंगे, कितने दुख हमें और देखने होंगे, कितनी तकलीफें हमें और सहनी होंगी, ये सोचकर भी डर लगता है। सिर्फ अप्रैल में जितने केस आए हैं उतने तो इससे पहले के 6 महीने में नहीं आए। 1 महीने में ही 69 लाख से ज्यादा केस आए हैं, जबकि पिछले साल अक्टूबर से इस साल मार्च के 6 महीने में ही करीब 59 लाख केस आए थे। हालात क्या है अब ये आंकड़ों में या खबरों में देखने सुनने की बात नहीं रह गई है, लोगों पर खुद बीत रही है। आस पड़ोस, परिवार, रिश्तेदार, जानने वाले, कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से इस त्रासदी से लड़ रहा है। पिछले 10 दिन से रोज 3 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं। अब यह आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच चुका है। रोज मौत का आंकड़ा 3,500 के पार हो चुका है। मौत का आंकड़ा और रोज केस जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, उसमें आगे क्या हाल होगा जब इस वक्त ही एक एक सांस की लड़ाई चल रही है। हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, दवाइयों की शॉर्टेज है। जब ये स्थिति नहीं संभल रही तो आगे क्या होगा? कई जानकारी अनुमान लगा रहे हैं कि मई के पहले हफ्ते में संक्रमण का पीक आ सकता है, लेकिन इसके बाद भी असर कम से कम 4-6 हफ्ते रहेगा। यानी आने वाले 4-6 हफ्ते भी हालात गंभीर ही रहेंगे। और इसमें भी सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि ध्वस्त स्वास्थ्य व्यवस्था को कितने हद तक सही किया जाएगा और क्या फैसले लिए जाएंगे। अमेरिका के मशहूर महामारी एक्सपर्ट एंथनी फाउची ने तो सलाह दी है कि भारत में तुरंत कुछ हफ्ते का लॉकडाउन बहुत जरूरी है। इसी से संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। फाउची के मुताबिक भारत बहुत मुश्किल हालात में है और जब ऐसे हालात सामने होते हैं तो ये देखना चाहिए कि तुरंत क्या कदम उठाए जा सकते हैं, अगले 2 हफ्ते में क्या किया जा सकता है। फाउची ने सलाह दी है कि भारत को एक क्राइसिस ग्रुप बनाना चाहिए जो ऑक्सीजन से लेकर मेडिकल उपकरण और दवाओं की सुनिश्चित सप्लाई का प्लान बना सके। इसके अलावा चीन की तरह भारत को बड़े बड़े अस्थायी अस्पताल, सेना की मदद से फील्ड अस्पताल बनाने चाहिए जिससे स्थिति को संभाला जा सके।
फॉची ने यह भी कहा कि भारत में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए। अभी सिर्फ 2% लोगों को ही वैक्सीन लगी है और यह गंभीर स्थिति है। स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करके ही लोगों की जान बचाई जा सकती है और वैक्सीनेशन से ही कोरोना से लड़ा जा सकता है। वैक्सीनेशन की शुरुआत आज से 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए भी हो गई, लेकिन इसमें भी बड़ी समस्या यह है कि पर्याप्त वैक्सीन ही नहीं है, जिससे कई जगहों पर 18+ वैक्सीनेशन की शुरुआत ही नहीं हो पाई। ऐसे हालात में कैसे सोच सकते हैं कि कोरोना से लड़ा जा सकता है? आज तक ब्यूरो। कोरोना से लड़ने की एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे देश के सामने है और उससे भी बड़ी यानी कि सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि ध्वस्त हो चुकी हमारी व्यवस्था को कैसे फिर से पटरी पर लाया जाए, कैसे ऑक्सीजन, इंजेक्शन, दवाइयों की सप्लाई सुनिश्चित की जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे देश में बिना इलाज, बिना ऑक्सीजन और बिना दवाइयों के कारण ही मारे जा रहे हैं। परिवार के परिवार तबाह हो रहे हैं। अगर तस्वीरें देखें, लोगों की चीत्कार सुने तो आप और हम सो नहीं पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे। सबसे हैरानी की बात यह है कि इसके उलट तमाम दावे हमें सुनने को मिलते हैं और इन सरकारी दावों के बावजूद स्थिति बिल्कुल भी नहीं बदल रही, जस की तस है। मेरे बेटा का नाम शिवांग है और मैं बिसाड़े से हूँ। मैं 4 साल से अपने बच्चे का इलाज करवा रही थी वैद्य से, तो घर पे आइसोलेशन था ये। इसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई है, ना एसडीएम सुन रहे, ना सीएमओ साहब सुन रहे हैं। मैं 3-4 दिन से परेशान हूँ, ना मैं सोई ना बच्चा सोया। आज मेरा बच्चा मरने वाला है तो मैं मजबूर होकर यहाँ पे आई हूँ। मेरे बेटे ने बोला कि मैं एसडीएम साहब से बात करूंगा, खुद उनके पैर पकड़ूंगा, लेकिन इसकी स्थिति नहीं है। बच्चा बीमार था, ऑक्सीजन के लिए जब तड़पने लगा तो हाँफते हुए बच्चे को ई रिक्शे में लाद कर महिला ऑक्सीजन प्लांट के बाहर आकर फरियाद करने लगी, कोई तो बचा लो मेरे लाल को, कोई तो दिला दो ऑक्सीजन, कोई तो दिला दो जिंदगी। कोरोना काल में कलेजे को पसीज देने वाली ये तस्वीरें यूपी के ग्रेटर नोएडा की है। ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि इस बच्चे की हालत कितनी नाजुक है और ये तस्वीरें ऑक्सीजन को लेकर यूपी में मची अफरा तफरी का भी हाल बयां कर रही हैं। अपने बच्चे को बचाने के लिए इस महिला को घंटों लोगों के हाथ पैर जोड़ने पड़े, गुहार लगानी पड़ी, गिड़गिड़ाना पड़ा, तब कहीं जाकर जिलाधिकारी के आदेश पर बच्चे को ऑक्सीजन सिलेंडर दी गई और फिर इलाज के लिए पीजीआई भेजा गया। ग्रेटर नोएडा की यह तस्वीर सिर्फ वानगी भर है। यूपी के शहर शहर से इसी तरह दर्द और तकलीफ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर तरफ बेबसी और लाचारगी की कहानियां हैं। नोएडा में एक बेटे ने आईसीयू का बिस्तर अपने पिता के लिए खाली कर दिया, पिता के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। लगातार आ रही ऐसी खबरें अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन के सरकार के दावों पर सवाल खड़े करती, क्योंकि सिर्फ प्रदेश के छोटे शहरों में नहीं, ऑक्सीजन की किल्लत यूपी की राजधानी लखनऊ तक में बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर से ऑक्सीजन की कमी से लोग परेशान हो रहे हैं और जिसके चलते इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के अवध ऑक्सीजन इस प्लांट में, जहां पर साफ तौर पर यह लिख दिया गया है कि ऑक्सीजन जो है वो समाप्त हो चुकी है, लिक्विड ऑक्सीजन खत्म हो गई है, ये यहाँ पर बता दिया गया है। और ये हालात कल देर रात से यहाँ पे हो गए, जिसके बाद में यहाँ पर जितने भी लोग पहुंचे थे उनको मना कर दिया गया कि इस वक्त ऑक्सीजन मौजूद नहीं है और कई लोगों को यहाँ से निराश होकर जाना पड़ा है। लखनऊ के इस अवध ऑक्सीजन प्लांट से कई अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। साथ ही घर पर इलाज करा रहे कई मरीजों के परिवार वाले भी ऑक्सीजन प्लांट पर आश्रित हैं। लेकिन अब यहाँ भी ऑक्सीजन की सप्लाई रुक रुक कर हो रही है। टैंकर की सप्लाई नहीं हो पा रही, क्यों नहीं? टैंकर आ ही नहीं पा रहा, प्रशासन भेजेगा तभी तो लोगों को मिलेगा। साफ तौर पर टैंकर यहाँ पे नहीं पहुँचा है, इनका बताना है। और जिस तरीके से लगातार सरकार ने भी बात कही है कि पहुंचाया जा रहा है, परिजन भी लेने आते थे, कुछ लोग यहाँ पे आए हैं जो खाली आज जा रहे हैं, क्या बता रहे हैं नहीं मिल पा रही? नहीं, कल से सर आए हुए हैं, कल से इनसे कह रहे हैं, बता रहे हैं नहीं, लिक्विड नहीं आया, लिक्विड नहीं आया। कल भी मैं आया था, आज भी सुबह आया, अभी भी आया चेक करने, बता रहे हैं अभी तक आया ही नहीं। आपको दिखाते हैं तस्वीरें, ये प्लांट की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये प्लांट है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई काम इस वक्त नहीं चल रहा है, पूरा ठप पड़ा हुआ है काम, सिलेंडर खाली पड़े हुए हैं। चूंकि सप्लाई रुक गई है, मानना है यहाँ पे प्रबंधक का, उनका कहना है यहाँ पे चस्पा कर दिया गया है नोटिस की लिक्विड ऑक्सीजन खत्म हो गई है, जिसके चलते यहाँ पे किसी भी तरह की सप्लाई फिलहाल रुकी हुई है।
मरीज के परिवार वाले घंटों प्लांट के बाहर बैठकर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये इंतजार परिवार के बीमार की जिंदगी पर भारी पड़ता जा रहा है। हम यहाँ अपनी माँ के लिए गैस के लिए बैठे हुए हैं, बड़ी माँ के लिए। क्या बता रहे हैं? हमारी सगी माँ, सोमवार को उनका निधन हो गया। हमने सीएम हेल्पलाइन पे फोन किया था, उनसे मदद मांगी थी कि हमको जो है कोरोना पॉजिटिव है हमारी माँ। उन्होंने हमको बताया था रिपोर्ट करा करके। जब हमने रिपोर्ट कराई वहां से फोन आया था कि आपको कोई दिक्कत हो तो आप सीएम हेल्पलाइन पे फोन करिएगा, आपको हम सारी सुविधाएं देंगे। मैंने उनको इतनी बार फोन मिलाया, 200 बार फोन मिलाया, लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत दूर हो रही है तो अब यूपी के लोगों को नई मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के बाद अब सिलेंडर में लगने वाले रेगुलेटर की कमी से हाहाकार जैसे हालात हो गए। दुकानों से रेगुलेटर गायब है। ऐसे में अपने मरीज को बचाने के लिए लोग रेगुलेटर की तलाश में दर बदर भटक रहे हैं। रेगुलेटर तो फिलहाल अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है। जहाँ कहीं भी फोन आ रहे हैं, जैसे कानपुर में मुझे पता चला कि 6,500 हज़ार का दिया गया है। जहाँ से भी मिल पाए, जहाँ से भी अवेलेबिलिटी हो पाए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अवेलेबल हो पाए। कितनी कीमत में मिल रहा है? मुँह मांगी कीमत पे। मुँह मांगी गैस में जो रेगुलेटर लगता है वो मैं लेने आया हूँ, करीब 50 दुकानें देख ली, कहीं नहीं मिला। ये पूरा अभी लालबाग देख के आए हैं, अभी साइड भैया ने बोला इधर आए थे, ये देख लीजिए, तो यहाँ सर्कल की दुकान पे देखने आए। आफत के इस दौर में मुश्किल ये भी है कि रेगुलेटर की कालाबाजारी भी जोरों पर है। आम दिनों में जो रेगुलेटर 700 रुपए तक मिल जाता था, वो अब ब्लैक में 10,000 से 15,000 रुपए में मिल रहा है। उधर सर्जिकल दुकानदारों की माने तो उनके पास ऑक्सीजन रेगुलेटर आ ही नहीं रहे, जिसके चलते कोरोना के इस दौर में ऑक्सीजन सिलेंडर के रेगुलेटर का संकट भी बढ़ता जा रहा है। रेगुलेटर बिल्कुल नहीं है मेरे पास। कब से है आपके पास? पिछले 15-20 दिन से। 15 दिन से आपके पास लोग आते हैं रेगुलेटर? बहुत आते हैं, लेकिन ना के अलावा कुछ सब भी नहीं है मेरे पास कि हम कहाँ प्रोवाइड करा पाएँ। सब बाहर से आते थे, अब जहाँ भी आ रहा है वहाँ खुद ही इतनी प्रॉब्लम है कि सब उधर ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लखनऊ में रेगुलेटर सिलेंडर कुछ भी नहीं है। इलाज को लेकर ऐसी महामारी के बीच भी यूपी में सभी इंतजाम दुरुस्त होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन असल में अगर जमीन पर जल्द हालात नहीं सुधरे तो संकट बढ़ सकता है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में अब बात वैक्सीनेशन के महाअभियान की। आज 18+ वैक्सीनेशन का पहला दिन था। हमारे देश के कई सारे हिस्सों में 18 साल से 44 साल के बीच के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है, लेकिन वैक्सीनेशन में कई सारी परेशानियां हैं। जिन्हें रजिस्ट्रेशन के बाद वैक्सीनेशन का स्लॉट मिल गया वो किस्मत वाले हैं, नहीं तो रजिस्ट्रेशन के बाद कई लोगों के स्लॉट आगे के लिए कैंसिल भी हुए। रजिस्ट्रेशन में कई लोगों को परेशानियां आई। वैक्सीन की कमी भी है, जिससे कई राज्य देर से 18+ वैक्सीनेशन का अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए सोमवार से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा और यह वैक्सीनेशन कई सारे देश की दूसरी जगहों पर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। कोरोना से लड़ाई में कारगर हथियार है वैक्सीन। वैक्सीन ही कोरोना को हराने में करेगी मदद। वैक्सीन लगवाने से कम हो जाता है खतरा। जी हां, कतार में लगे लोगों के चेहरे पर भरोसा दिखता है। भरोसा इस बात का कि अगर वैक्सीन लग गई तो कोरोना से जंग थोड़ी आसान हो जाएगी। वैक्सीन अगर लग गई तो शरीर में एंटीबॉडी बनेगी जो बीमार होने से बचाएगी, कमजोर होने से बचाएगी। इसीलिए लोग लाइनों में लगे हुए हैं। आज से देश भर में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हुआ है। साथ ही आज से ही देश भर में 18 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो गई। लेकिन दिल्ली को अभी इस वैक्सीनेशन का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को वैक्सीन 3 मई से लगनी शुरू होगी। देश भर में आज से वैक्सीनेशन के थर्ड फेज की शुरुआत हो गई है। 18 साल से 44 साल की उम्र के बीच के लोगों का वैक्सीनेशन जो है वो आज से शुरू हो गया है। हालांकि दिल्ली के कई सेंटर्स पर अगर बात की जाए तो वैक्सीनेशन की शुरुआत नहीं हुई है, क्योंकि वहां पर वैक्सीनेशन जो है वो नहीं पहुंच पाई है। लेकिन कई सेंटर ऐसे भी हैं जहां प्राइवेट हैं, जहां पर अगर बात की जाए तो
सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, जहां पर उन्होंने पहला रजिस्ट्रेशन करा रखा था, उनका यहां पर वैक्सीनेशन जो है वो फिलहाल किया जा रहा है। सर, आज से शुरुआत थी, लेकिन वैक्सीनेशन पूरी न होने की वजह से जो है वो नहीं हो पा रहा है। आप मेयर हैं और क्या तैयारी है एमसीडी की तरफ से? देखिए, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के इस समय जो 54 केंद्र हैं जो इस समय वैक्सीनेशन के काम में लगे हुए हैं, और हमारे 54 केंद्रों में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है कोविन ऐप पर, उनको हम इंजेक्शन लगा रहे हैं। 45 से ऊपर वालों को तो लगातार लग रहा है, लेकिन 45 से नीचे वाले भी जहां रजिस्टर्ड हुए हैं और हमारे पर वैक्सीन उपलब्ध है, उनको हम वो सुविधा दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कह दिया था कि दिल्ली में अभी पर्याप्त वैक्सीन नहीं है, लिहाजा 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 1 या 2 दिन में जैसे ही वो वैक्सीन आ जाती है, हम आपको अच्छे से अनाउंस करेंगे, मीडिया में अनाउंस करेंगे, आपको बता देंगे, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जिस जिस का रजिस्ट्रेशन होता जाएगा, जिस जिस की अपॉइंटमेंट होगी, वो लोग आइएगा। वैक्सीन का ना होना तो समझ में आता है, लेकिन दिक्कतें रजिस्ट्रेशन में भी आ रही हैं। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि आरोग्य सेतु ऐप और कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही है। 18 साल से ऊपर सबके लिए वैक्सीन का प्रोग्राम आज से शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ पर लोगों की माने तो ज़्यादातर जो 18 से 44 साल के बीच के लोग हैं कह रहे हैं कि उनको कोविन ऐप या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर करके अपॉइंटमेंट की तारीख नहीं मिल रही है। दिल्ली में मौजूदा हालात किसी से छिपे नहीं हैं। चारों ओर हाहाकार मचा है। अस्पतालों में बेड नहीं है, दवाइयां नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे हालात में हर शख्स को यही लग रहा है कि कितनी जल्दी वो वैक्सीन लगवा ले ताकि कोरोना की इस लड़ाई को वो जीत सके। अनीशा माथुर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। वैक्सीन की कमी से कई राज्यों ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि वो तीसरे चरण के वैक्सीनेशन को अभी शुरू नहीं कर पाएंगे। वैक्सीन की कमी को पूरा करने की कोशिशें तो लगातार हमारे देश में हो रही हैं, लेकिन ये कोशिशें राज्यों की जरूरतों को कितना पूरा कर पाएंगी, ये कहना मुश्किल है। आज ही रूस से वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप हैदराबाद पहुंच चुकी है। हमारे देश में वैक्सीन की कमी के कारण से भारत ने इसे तत्काल मंजूरी दी थी। स्पुतनिक वी वैक्सीन को भारत में भी बनाया जाएगा। इसके लिए भारत के 5 बड़े वैक्सीन निर्माताओं से डील भी हो चुकी है, जिसमें हर महीने 5 करोड़ वैक्सीन के डोज, और वो भी स्पुतनिक वी के, हमारे देश में ही तैयार कर लिए जाएंगे। दिल्ली में तो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन 3 मई से लगनी शुरू होगी, मगर उत्तर प्रदेश के 7 शहरों में आज से वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगी तो उनकी प्रतिक्रिया क्या रही। ये महाअभियान है कोरोना को समाप्त करने का। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आज से कोरोना का टीका लगना शुरू हो गया। ये लखनऊ की तस्वीरें हैं, जहां कोरोना का टीका लगाने के लिए लोग पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन का जो नया दौर है यहाँ शुरू हो गया है, और उसके लिए बाकायदा इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हम अटल बिहारी वाजपेयी जो कोविड सेंटर है वहाँ पर हैं, जो कि रामरोड लोहिया के अंदर में आता है। वहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं देखिए। हर जगह पर 300 लोगों का वैक्सीनेशन होना है, जिसमें से 100-100 के लॉट में होना है, और इस तरह से 10 सेंटर्स पे आज लखनऊ में 3000 लोगों का वैक्सीनेशन होना। और खास बात यह है कि ये 18 से 44 की उम्र के लोगों का जो वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है वो 3000 लोग हैं। और आप देख सकते हैं ये 18 से 44 की उम्र वाले जो लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद बाकायदा यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी आएगी तो वो वैक्सीनेशन कराएंगे। और इसके लिए पूरी तरह से प्रॉपर पहले से भी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। और ये जो रजिस्ट्रेशन है इसमें कई लोगों ने अपनी तरफ से उन्होंने ये भी लिखा है कौन सी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। लखनऊ में वैक्सीनेशन के लिए 10 सेंटर बनाए गए थे। हर सेंटर पर 300 लोगों का वैक्सीनेशन होना था। 18 प्लस कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश में 45 प्लस के लिए 2500 केंद्र आज वैक्सीनेशन के इस तीसरे चरण में प्रारंभ हुए हैं।
जहां वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक प्रारंभ हो चुका है। 18 प्लस के जिन यूथ को आज वैक्सीन देना है, उसमें हम लोगों ने उन 7 जनपदों को लिया है जहां पे पॉजिटिविटी रेट और एक्टिव केस सर्वाधिक हैं। जो लोग वैक्सीन ले भी लिए हैं, दोनों डोज ले रहे हैं, ये बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। अगर उनमें कहीं इन्फेक्शन आया भी तो माइल्ड रहा है, उन्होंने रिकवरी जल्दी कर दी है। जिन्होंने एक डोज भी लिया है तो भी अगर इन्फेक्शन आया है तो रिकवरी में मदद मिली है। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।